हेलो वेलकम टू सरित क्लासेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू एरा और इसके अंदर जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल ही अलग चीज़ें कवर होंगी। देखिए अभी तक जो हमने कवर किया है था वो था हमारा पेपर 1, राइट। अब इसके बाद देखिए जो अभी तक चीज़ें कवर किया ना उनको हम क्लियर कट सेग्रीगेट कर सकते हैं कि ये पेपर 1 में जैसे आपका हो गया जियोमॉर्फोलॉजी, राइट। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ओशनो, फिर आ जाता है क्लाइमेटो, फिर उसके बाद आ जाता है आपका बायोजियोग्राफी, फिर उसके बाद आ जाता है आपका एनवायरनमेंट। देखिए इसके अंदर जो आपके ये 3 मेजर पार्ट होते हैं ना, ये जो चंक होते हैं ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी और ये कौन सा था, जियोमॉर्फोलॉजी। ये क्या है, मेजर चंक है, बहुत बड़ा चंक है। इनको समझाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है हर एक अध्यापक को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एरिया को देते हैं मैक्सिमम टाइम, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, एकदम सेग्रीगेट कर सकते हैं। ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, एक्सेट्रा। अब देखिए इसके बाद जितने भी लेक्चर आएंगे ना उसके अंदर कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होता। और ये जो मैं पढ़ाता हूँ इसी तरीके से पढ़ाता हूँ ताकि जब आप पेपर में लिखें ना तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 आपस में ऐसा लगे कि ये कंबाइंड नॉलेज है। क्या है ये, कंबाइंड नॉलेज है। और उसकी शुरुआत हम क्लाइमेटोलॉजी में कर भी चुके हैं। जैसे कि आपका अल नीनो और ला नीना की जो डिटेल्ड कंसेप्ट है वो आते हैं पेपर 2 में, लेकिन मैंने आपको समझा दिया किसमें, पेपर 1 के कंसेप्ट, यानी कि जब हम क्लाइमेटोलॉजी कर रहे थे उसी के साथ क्या कर दिया हमने, उसको डन कर दिया, कंप्लीट कर दिया। क्योंकि फिर होता क्या है, यहाँ पे हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ ही रहे हैं तो भाई अल नीनो ला नीना को हम अलग से किसी और चैप्टर के लिए, किसी और लेक्चर के लिए क्यों छोड़े। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होगी। ऑल्दो हम यहाँ पे जब करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि जैसे अब ये मॉडल्स एंड थ्योरीज हम करने वाले हैं। आज का जो बेसिक हमारा लेक्चर है वो इसके ऊपर डिपेंड है, मॉडल्स एंड थ्योरी। फिर इसके बाद जो इंडस्ट्रियल पार्ट है वो हम थोड़ा सा डिटेल में जाके करेंगे कि राउरकेला के अंदर जो इंडस्ट्री है वो क्यों सेटअप की गई है। फिर इसके बाद हम ये भी देखने वाले हैं जो राउरकेला में इंडस्ट्री है वो तो ठीक है। फिर उसके बाद जो नेशनल हाईवे 74 है उसको बनाने के पीछे अंग्रेजों की क्या मंशा थी, क्या उसका मेन पर्पस था, ये देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्टेप बाय स्टेप आगे चलती जाएंगी। तो आज हमारा कोर एजेंडा क्या है इस लेक्चर का, जो आज ये लेक्चर रहेगा टोटली डेडिकेटेड रहेगा मॉडल्स एंड थ्योरी। इसके 2 लेक्चर आएंगे, 3 आएंगे, अभी तक डिसाइडर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है जो चीज़ें मैं अभी कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला जो रहेगा इस पूरे लेक्चर के अंदर मैं बुक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन प्रोवाइड करूँगा, यानी कि एक ब्रीफ बैकग्राउंड मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए जो आपकी थ्योरीज यहाँ पे बन के आई है उनके पीछे का रीज़न क्या था, उस वक्त के हालात क्या थे, ये आपको थोड़े से बताने जरूरी हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बुक का यूज़ करते हैं। और ये बुक कौन सी है, हम ये वाली बुक यूज़ कर रहे हैं, राइट। बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसके अंदर हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चीज़ें एक बार ही समझ में आ जाती हैं। और एक और बात बताऊँ, ये जो किताब है पूरी नहीं पढ़नी होती है। ये जो बुक है इसके अंदर तकरीबन कितने पेज हैं, लास्ट में अराउंड 400 पेज है। अगर आप प्री फेज वगैरह सारा निकाल दें तो वैसे इसमें 430 के आसपास है, तो 30 पेज वो निकाल दीजिए, हमारे कोई काम के नहीं होते। और इन 400 में से हमें मात्र 125 पेज पढ़ने होते हैं, राइट। कौन से जो 125 पेजेस हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो 150 के आसपास चला जाता है। लेकिन आपके 250 पेज जो नहीं पढ़ने उसका टाइम आपका बच जाएगा। तो ये हो गया। फिर इसके बाद अगर हमारे पास समय बचता है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4 बज गया और अपने पास है 5:20 का तक का टाइम है। सुबह के बज रहे हैं भाई, सुबह के 4 बज रहे हैं। तो ये क्या बता रहा था मैं, मॉडल्स एंड थ्योरी के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे डिटर्मिनिज्म क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ रूपरेखा क्या कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। समय बचेगा तो हम क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों के ऊपर कवर करते जाएंगे। डिटर्मिनिज्म और कुछ नहीं है, इसके अंदर नेचर को सुप्रीम माना गया है, सिंपल शब्दों में मैं अभी बता देता हूँ। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट रहेगा, जब डिटर्मिनिज्म की बात कर रहे हैं, जब हम मॉडल्स एंड थ्योरीज की बात कर रहे हैं, कुछ नाम होते हैं वो हमें क्या करने होते हैं, डिस्कस करने ही होते हैं। जैसे हो गए कांत, रिटर, तो ये कुछ ऐसे नाम हैं, ये आते ही हैं, इनके बारे में बात करेंगे। हम्बोल्ट, याद आया आपको, मैंने हम्बोल्ट जी के बारे में बताया था कि अमेजोन नदी जाती है इस तरीके से और उन्होंने उसको पूरा इस तरीके से तैर के पार किया और फिजिकली ग्राउंड पे जाके सारी चीज़ें क्या की है, स्टडी की है।
फिर इसके बाद आ जाएगा पॉजिटिविज्म। इसके बाद आ जाएगा पॉजिटिविज्म। अगर समय बचा तो हम पॉसिबिलिज्म भी देख लेंगे। हालांकि मुझे लग रहा है कि समय बचेगा नहीं, फिर भी हम अपने काम को बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना कि 100 की स्पीड से खींच के तैयार करते हैं। और इसको कर देते हैं कीबोर्ड को थोड़ा सा आगे। देखिए मैं फिर दोबारा आपको शो कर रहा हूँ, मैं ये बुक रेफर कर रहा हूँ जो कि है एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, ठीक है। और इसका लिंक हो सके तो मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डायरेक्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए मैं प्लान कर रहा हूँ लेकिन एज पर प्लान ना बन नहीं पा रही वो वीडियो, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं, उनको भी कंप्लीट करते करते रात के 12 बज जाते हैं, फिर सुबह आपके लिए लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं 4 बजे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके आपको मैक्सिमम कंटेंट हम प्रोवाइड कर पाए, लेकिन क्वालिटी कंटेंट, राइट। तो क्वालिटी कंटेंट को डेवलप करने में, डिज़ाइन करने में थोड़ा समय लगता है। हम ऐसा नहीं चाह रहे कि भाई आपको कंटेंट के लिए कहीं पे भी और भटकना पड़े। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ। आपको ये जो कंटेंट पेज है ना, कंटेंट पेज, ये देखिए मैंने अपने जो सहूलत के लिए लिख भी रखा है। मुझे पता है आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, फोकस इसका बोर्ड के ऊपर है राइट। तो क्या नहीं करना, पहले आप वो देख लीजिए जो पहला इसमें लिखा हुआ है ना, पार्ट वन के अंदर सबसे पहला आता है ग्रीक। थोड़े इसके बारे में इतना बता दूंगा कि जब भी आपको कभी लिखना हो, बैकग्राउंड में जब आप स्टार्ट करें तो ग्रीक्स के बारे में, रोमन्स के बारे में आप लिख पाए, वो टेंशन मत लीजिए। नहीं करना है, ग्रीक्स नहीं करना है, रोमन नहीं करना है। फिर उसके बाद एंशिएंट इंडिया एंड चाइनीज, नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा एक और बात बताऊं, ये मेरे पास जब हिस्ट्री ऑप्शनल था ना, जब मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा करता था, एक ज़माना था तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था। जब मैंने मॉडल्स एंड थ्योरी उठाया ना, तब मैंने देखा रहा है वाह ये तो मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट। फिर पता चला ये सिलेबस में ही नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए तो जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ग्रीक्स, रोमन, फिर उसके बाद आता है एंशिएंट इंडिया, फिर आता है अरब थॉट, नहीं करने। कुछ चुनिंदा है वो यहाँ पे हम खुद ही डिस्कस कर लेंगे, जैसे इब्न बतूता है, उनके बारे में पता होना चाहिए, अल बरूनी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज। इसके अंदर देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम हैं, जैसे कि वेरेनियस। इसके अंदर जो पढ़ना है वो टिक कर लीजिए। वेरेनियस 1622 से लेकर के 1650, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। किस पर्सपेक्टिव से, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आगे। ऑलराइट, तो हमारा जो एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट होता है ना, वो स्टार्ट होता है जहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट सेकंड, जो कि है मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट। यहाँ से हमारा एक्चुअल जो बोलते हैं ना कि एग्जाम से ओरिएंटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो सिलेबस स्टार्ट होता है। तो अब देखिए 134 पेज आपको स्टार्टिंग के करने ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जब आपका सिलेबस कम से कम 2 बार आप पढ़ लें, मतलब इसके अंदर से आपने 2 से 3 बार कर लिया, तब आप ये जो 134 पेज है आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जो नॉलेज है उसको इतना ज़्यादा एनहेंस और एनरिच करेगा। क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। अगर आप ये कर लेते हैं ना, किसी के साथ भी कन्वर्सेशन आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अगर कोई हिस्ट्री का ऑप्शनल का या फिर नॉर्मल हिस्ट्री भी मिल जाएगी आपको, उससे भी अच्छे से डील कर लेंगे आप। तो देखिए इसके अंदर कौन से मेन पर्सनालिटीज़ है जिनके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे मैं पॉइंट 6 पे आ रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ नीचे पॉइंट 6 लिखा हुआ ना, ये ऊपर के नहीं करना है। इसमें 2 नाम मैंने बताए हैं, वेरेनियस, सबसे जो 5th वाला पॉइंट है ना, इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन, इसमें वेरेनियस कर लेना और इमैनुअल कांत कर लेना। कांत तो ऐसे हैं, फिलॉसफी में भी आते हैं वो, इसके अंदर क्या नाम है, ज्योग्राफिकल थॉट में भी आते हैं। यानी जैसे नमक होता है ना हर सब्जी में, उसके वो अपनी जगह बना ही लेता है, इसी तरीके से कांत है वो आ ही जाते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले एक अभी जैसे EPFO का एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन करवाया जाता है, तो ये वहाँ पे भी आते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि मेरे प्यारे मज़दूरों, उठो, खड़े होवो और विद्रोह करो, तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारी सिर्फ गुलामी की जंजीरें हैं। कितनी बढ़िया स्टेटमेंट दी थी। हाँ 10 मिनट हो गए हैं लेक्चर को। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो है ना, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट, सबसे पहले आता है हमबोल्ट। बहुत डिटेल में देखने वाले हैं हमबोल्ट के बारे में। फिर उसके बाद आता है रिटर, फिर उसके बाद आता है डार्विन। ये मैं पूरे नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि फिर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, हैं कौन। ये वही पर्सनालिटी है जिनके बारे में हमने कहीं ना कहीं
अपने जियोमॉर्फो से लेकर के क्लाइमेटो के जो सफ़र है उसके अंदर बात की है। कहाँ तक कर लिया आपने? ये तीनों बहुत करने हैं, ये बुक में से एक बार ज़रूर पढ़िएगा, मैं तो आपको करवा ही दूंगा ये। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। स्कूल ऑफ ज्योग्राफी कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने WM डेविस की बात की थी। WM डेविस का थॉट प्रोसेस क्या था कि उसके हर चीज़ के अंदर ट्रायो आती है। क्यों आती है? वो इन्फ्लुएंस थे किससे? डार्विन से। तो यहीं पे जो स्कूल एक पर्टिकुलर व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होता है वो उसी आइडियोलॉजी को क्या करता है? आगे फॉलो करता है। जैसे अमेरिकन स्कूल है तो वो डेविजियन आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, राइट। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की, इसमें आपको रेड्जेल, राइट, और अल्फ्रेड, फिर उसके बाद पैंक, ये आपको करते हुए चलने हैं। स्टार्टिंग के दो आप बिगिनिंग में मत कीजिएगा, 2 से 3 बार जब आप इस किताब को पढ़ लें तब आपको करने हैं, यानी कि पेज नंबर 157 और 158 छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद आते हैं आपके फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, इसी के अंदर आप देखते जाइए आगे। फिर फ्रेंच स्कूल में आते हैं विदाल दे लाब्लाश, एक मिनट रुकिए, हाँ, फिर आते हैं विदाल दे लाब्लाश। फिर उसके बाद नीचे आते हैं जेन ब्रूंज, ये भी कर लीजिएगा। इसके बाद आता है फिर आपका ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के अंदर आते हैं अल्फ्रेड जे मैकेंडर, ये करना है आपको। देखिए मेन प्रोस्पेक्टिव हमारा क्या है? मेन प्रोस्पेक्टिव ये है कि हर एक स्कूल जो है उससे 1-2 पर्सनैलिटी हमें आनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक ब्यूटीफुल सा एक फ्लावर बनाते हैं ना कुछ इस तरीके का, तो उसमें लिखते हैं हम स्कूल, राइट। स्कूल के अंदर फिर हम इस तरीके से लिखते हैं अमेरिकन स्कूल, जर्मन स्कूल, ब्रिटिश स्कूल। तो इस तरीके से हमारे पास कम से कम 2 इस तरीके नाम अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें ना ऐसे, तो बहुत एक इंटरेक्टिव सा आपका डायग्राम बनता है और इसको फिर एक्सप्लेन करने में भी आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। ये देखिए आज बेचारे मकोड़े भाई साहब भी आ रहे हैं हमारे पास, अजय हमें भी पढ़ा दीजिए ज्योग्राफी ऑप्शनल। उन्होंने कहा पढ़ा तो देंगे लेकिन यूपीएससी के लिए आपका क्राइटेरिया मीट नहीं होगा। चलिए उनका हो ना हो लेकिन हमारा बिल्कुल परफेक्टली मैच है। यहाँ तक कर लिया ना। फिर इसके बाद आता है अमेरिकन स्कूल के अंदर हम देखेंगे WM डेविस, राइट, पूरा नाम देख लीजिएगा, विलियम मॉरिस डेविस है इनका पूरा नाम। इसके बाद है मार्क जेफरसन, फिर उसके बाद है, हाँ नेक्स्ट है जो बोवमैन है वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है एलन चर्चिल सेपल, ये भी करना है। एंड इसके बाद आते हैं अल्बर्ट, ये भी करने हैं। इसके बाद आते हैं कार्ल ओस सॉसर, ये भी करना है। उसके बाद क्या आप छोड़ दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ हटिंगटन करेंगे हम, हटिंगटन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ये, हम करेंगे ये, जहाँ तक है हम पॉजिटिविज़म के फेज़ के अंदर इनका थोड़ा सा जिक्र करेंगे। सोवियत स्कूल के रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि अभी आपको पता है सोवियत स्कूल नहीं है पावर के अंदर। फिर उसके बाद डायकोटोमी बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड बिल्टअप करते चलेंगे, लेकिन जो एक्चुअल है बोर्ड के ऊपर जो मैं लिख लिख के आपको बताऊंगा यहाँ से स्टार्ट होगा कि बेसिकली डायकोटोमी होती क्या है, राइट, ये शब्द को समझ के चलेंगे। फिर उसके बाद डिटर्मिनिज्म क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखते बता दिया था। फिर उसके बाद पॉसिबिलिज्म क्या होता है, देखिए डिटर्मिनिज्म क्या बोलता है कि नेचर ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, उससे ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि मेजर जो कंट्रोल किसके हाथ में दिया है, नेचर के हाथ में दिया है। इसी तरीके से दूसरा जो ग्रुप है वो बोलता है पॉसिबिलिज्म, वो क्या बोलता है, अरे भाई हमने रेगिस्तान में गन्ने उगा दिए तो आप क्या कह रहे हो, सब कुछ पॉसिबल है, राइट। तो आप किस में बिलीव करते हैं, नेचर सुप्रीम है या एवरीथिंग इज पॉसिबल, कि इंसान की सोच वो हर चीज़ को पॉसिबल कर सकती है। तो ये क्या होती है, टसल चलती रहती है कि कौन सही है और कौन गलत है, राइट। तो यहाँ पे डायकोटोमी ये पूरा करना है आपको ये जो पॉइंट 8 है ये पूरा करना है। जैसे कि इसके अंदर आपके आ जाते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फिर एनवायरमेंटल, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म कुछ नहीं है, ये बोलता है स्टॉप एंड गो होता है। देखिए आप अगर किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आप तब तक कर सकते हैं जब तक नेचर ने आपको करने दिया है। जैसे ही नेचर आपको सिग्नल देती है आपको रुक जाना चाहिए। अगर नहीं रुकेंगे तो नेचर आपको कान के नीचे 2 लगा के बोलेगा, अच्छा तेरे को बोला था ना रुक जा, कि भाई यहाँ पे पानी भरा हुआ है पीछे, वो यहाँ पे उछल कूद करने लगेगा तो भाई तुम्हारी पूरी ये सोसाइटी उड़ जाएगी। और ऐसा हुआ है कई बार। अब ये हालांकि ये रिसेंटली ही न्यूज़ है,
अफ्रीका के आसपास की बात है, वो पता है भाई, पीछे डैम बना रखा है, करते गए करते गए करते गए, पूरा डैम उनके साथ ही आ गया। फिर उसके बाद आता है ड्यूअलिज्म एंड, ये भी करना है भाई, ड्यूअलिज्म एंड डाइकोटिज्म इन ज्योग्राफी करना है। फिर उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड पैराडाइम शिफ्ट, ये मैं आपको समझा दूंगा ताकि जब आप इसको डिटेल में जाके देखें ना कि फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना मेरिट्स एंड डिमेरिट, उसमें आपका काम आसान हो जाएगा। एरियल डिफरेंशिएशन, ये देखिए 261 जहाँ पे लिखा हुआ ना पेज नंबर, उसके आगे देखिए एरियल डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो ये क्या करेंगे हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद आता है स्पेशल एनालिसिस, फिर उसके बाद आता है लोकेशन एनालिसिस, ये आपको देखना है ध्यान से। मॉडल्स इन ज्योग्राफी, ये देखते हैं आगे, आपको साथ के साथ करवा देंगे। ये अभी आप थोड़ी देर जब आप फर्स्ट रीडिंग ले तो इसको छोड़ दीजिएगा फर्स्ट रीडिंग में। पहले जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़रूर आप कवर कीजिएगा, इतना कवर कीजिएगा कि बोलते हैं ना कि अंबुजा सीमेंट का जोड़, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट ये इतने मजबूत कर लेगा जो अभी मैं बताते जा रहा हूँ। जैसे कि आपका आता है पार्ट 3 इसके अंदर, और ये है आपका मॉडर्न थीम्स इन ज्योग्राफिकल थॉट। ये मैं स्टार्टिंग में पता क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक विद्यार्थी का मेल आया था कि सर आपने ओशनोग्राफी और क्लाइमेटो का करवाया नहीं है अलग से मार्किंग। देखिए जो मैंने आपको ओशनोग्राफी और क्लाइमेटो करवाई है वो मैंने कवर करवाई है फिजिकल ज्योग्राफी और सविंदर सिंह, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अलग से कुछ उसके अंदर करना हो। मेरे पास बुक ये अभी अवेलेबल हो गई है, कहीं से घूम फिर के घूमने गई थी। तो यहाँ पे देखिए जो ये वाली बुक है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, इसके अंदर क्या है ऑलरेडी आपका ना एक सब सेक्शन बनाया हुआ है, और उसके अंदर इतना ही दिया हुआ है कि हमारे एग्ज़ाम के अंदर वो क्या करे, हेल्प कर दे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका हाइड्रोस्फीयर, हालांकि आपको दिखेगा नहीं ये कहाँ लिखा हुआ है। जो ये हाइड्रोस्फीयर है ना, ये देखिए यही पूरा ओशनोग्राफी है, देख लीजिएगा आगे क्लियर कट टू द पॉइंट इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो माइट भी बोलते हैं कि सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती लेक्चर के अंदर, तो इसके अंदर आप ज़रूर इसको गो थ्रू करके देखिएगा। जैसे इसके अंदर ओशन करंट, टाइड, डिपॉजिट, सैलिनिटी, फिर उसके बाद कोरल्स के बारे में है, और इसके बाद आपका आ जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ मिलेगा क्लाइमेटोलॉजी, ये भी मैं नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। और जो बायोस्फीयर है वो भी आप इसके अंदर नीचे देख सकते हैं। और इसके अंदर क्या नहीं करना है, इनिशियल जो पार्ट है लिथोस्फीयर यानी जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें से मत कीजिएगा क्योंकि हमें थोड़ा सा गहराई में जाके देखना होता है जियोमॉर्फो में, तो इसमें से ना कीजिएगा। 23 चैप्टर्स हैं ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, सविंदर सिंह की ही बुक है वो भी जियोमॉर्फोलॉजी है, तो एक बार आप चेकआउट कीजिएगा इस बुक को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी ये 3 से 4 बार ये बुक क्या की है, गो थ्रू रेफ़र ये किए हैं, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं मेरे पास, ठीक है, इसलिए मैंने आपके कुछ जो बुक है रेफ़र किया है। इसके बाद आता है फेमिनिस्ट ज्योग्राफी, ये आप पहले रीडिंग में छोड़ दीजिएगा, दैट्स इट, आपको इतना ही करना है मॉडल्स इन ज्योग्राफी के अंदर। ये आपका लास्ट जाता है 391 तक। मैंने बोला था ना इसमें मात्र आपको कहाँ तक गया भाई, ये इतना पार्ट तो करना ही नहीं होता, ये जो इतनी बुक है ना, ये इतनी बुक तो करनी ही नहीं है। ये देखिए ये विड्थ है, करनी ही नहीं है, बाकी फिर ये इतनी बचती है। इसके अंदर जो पॉइंट हैं कौन से कवर करने हैं वो हम यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपके मन में थोड़ी सी जिज्ञासा हो रही है ना, तो चलिए मैं आपको इसके अंदर लेते हुए भी चलता हूँ। इसके अंदर देखिए सबसे पहले आते हैं आपके ग्रीक्स आते हैं। ग्रीक्स देखिए बेसिकली क्या है कि इनका पहले मानना क्या था, इनका मानना ये था कि जो पूरी दुनिया है 4 पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है, और जो मेडिटरेनियन सी ये पता क्या बोलते थे, जो सूरज है ना वो सुबह आता है एकदम नहा धो के किसके अंदर, मेडिटरेनियन सी में से। उनको क्या पता कि भाई तुम्हारी धरती गोल घूम रही है, सूरज तो अपनी जगह पे है। तो ये था कुछ पास्ट बैकग्राउंड, तो इसका मेरे ख्याल से इतना रिक्वायरमेंट होगी नहीं, तो हम अपना सीधा स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारा पॉइंट नंबर 8 है ना, डाइकोटिज्म बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। डिटेल में हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते जाएंगे, इसको देखते जाएंगे। तो अब ये बुक रख देते हैं साइड में, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो अभी हम करने वाले हैं हाँ डाइकोटिज्म एंड ड्यूअलिज्म के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड और सबसे पहला शब्द हमारे सामने क्या आता है, वो आता है
डिटर्मिनिज्म। क्या आता है? डिटर्मिनिज्म। देखिए कई बार क्या होता है, आपने ये शब्द ना बहुत सुना होगा कि भाई वो बहुत कमिटेड है, वो बहुत ही डिटर्मिनेट है, कि भाई जब वो अगर ये काम बोल देता है मुझे करना है तो करना है, वो कर देता है। लेकिन जब हम इसी शब्द को यूज करते हैं कहाँ पे, इस शब्द को हम यूज करते हैं ज्योग्राफी और वो भी मॉडल्स एंड थॉट के अंदर, तो यहाँ पे क्या बताया जाता है, ऑलरेडी जो बोलते हैं ना कंट्रोलिंग फैक्टर, वो किसके पास है? नेचर के पास। यानी कि नेचर को क्या माना गया है? एज ए सुप्रीम पावर। ठीक है, और पूरी धरती का कबाड़ा करने के पीछे पता है सोच किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। वो पता क्या बोलते थे? जब हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो एनवायरनमेंट में आपको सुनने को आएगा, एज पर देयर थॉट प्रोसेस, वो पता क्या बोलते थे? वी एज ए ह्यूमन, हमारे कंपैरेटिव कोई भी नहीं है, हम सोच सकते हैं, हम चल सकते हैं, चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। तो जो नेचर है, मदर है, उसने हमें क्या किया? इस काबिल बनाया कि हम क्या कर सके? नेचर को एक्सप्लॉइट कर सके और एक्सप्लोर कर सके। तो अब हम वही कर रहे हैं और उन्होंने उसको बखूबी किया। ठीक है, लेकिन अभी धीरे 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 पता चला कि भाई नेचर की एक लिमिट है। आप लिमिट को जब क्रॉस करते हो, अब एक बात बताइए, ये है प्रकृति। प्रकृति हर साल 100 यूनिट बना रही है, हर साल क्या कर रही है? 100 यूनिट बना रही है, और उसके अंदर से हम क्या कर रहे हैं? 50 यूनिट निकाल रहे हैं। तो क्या प्रकृति के पास अगले साल कितनी यूनिट बचेंगे? 50 ये, ठीक है, 50 पिछले साल की और 100 अगले साल की हो जाएंगी। तो प्रकृति के पास कितनी हो जाएंगी? 150 यूनिट्स हो जाएंगे। ये अगले साल का डेटा हो जाएगा। लेकिन अब हम पता कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं, ये प्रकृति ने एक्यूमुलेट करते करते करते, लेट मी जस्ट कंसिडर एज ए, ये जो अमाउंट है मैंने इसको कितना कंसिडर कर लिया? 1 लाख करोड़ कर लिया। ठीक है, 1 लाख CR कर लिया मैंने। तो अब हम एज ए ह्यूमन बीइंग पता क्या करते हैं? हम ये नहीं देखते कि भाई ये जो 1 लाख करोड़ है, इसको जब इसके अंदर जब एक अमाउंट ऐड होती है उसमें कितना समय लगता है। सिंपल सी बात है, ये जो मेरे हाथ में मार्कर है, इसको बनाने के लिए जो मटेरियल को एक्सट्रैक्ट आउट किया है नेचर से, उसको दोबारा बनने में उसी वॉल्यूम को कितना समय लगता है? बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर ये डिग्रेड भी होगा, कम से कम 1000-2000 साल ये भी ले लेगा डिग्रेड होने में। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? नेचर सिर्फ 100 ऐड कर पा रहा है हर साल, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने यहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट करना स्टार्ट कर दिया 200, मतलब 200 यूनिट। और ऐसा कंसिस्टेंट 200 ईयर तक चला है ये। यानी कि जो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, मैं IR लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म के लिए, जो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो आया था आपका 18वीं सेंचुरी में। तो अब कौन सी चल रही है? आपकी 21st सेंचुरी चल रही है। ये था आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, और अभी चल रहा है आपका 4.0। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, यहीं से आपको पॉसिबिलिज्म भी आपको कनेक्ट होता हुआ मिलेगा, लेकिन डिटर्मिनिज्म भी यहाँ पे हम कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं साथ के साथ। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या आया था 18वीं सेंचुरी के अंदर, वो था 1.0। उसका मेन काम पता क्या था? पहले हर चीज़ हाथों से होती थी, तो ह्यूमन बीइंग को पहली बार रिप्लेस किया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। और अभी क्या किया जा रहा है? अभी थॉट प्रोसेस ऐसा है कि भाई मैंने जो मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर होता ये है कि जब गाड़ी चलती है ना, उसके जो कलपुर्जे हैं वो घसते हैं, और फिर होता है क्या है, मान लीजिए कभी कोई लॉन्ग ट्रिप पे गया हुआ है, लॉन्ग टूर पे गया हुआ है, गाड़ी ख़राब हो जाती है बीच रास्ते में, तो वहाँ से क्या होता है, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे कंपनियाँ पता क्या कर रही हैं भाई, ये स्पेयर पार्ट्स जो हम इसके अंदर लगाते हैं ना, वही हमें क्या कर दें, ऑटोमेटिक बता दें कि भाई अभी जो ये स्पेयर पार्ट इसके अंदर लगा हुआ है ये घस के ख़राब होने वाला है। मतलब कि बोलते ना कि ख़राब होने से पहले ही कंपनी को पता चल जाएगा भाई ख़राब होने वाला है, और जो कस्टमर है, जो एंड यूज़र है, उसके पास आ जाएगा मैसेज। बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर काम चल रहा है। और इसके अंदर देखें जो जर्मनी है वो कहीं ना कहीं इसको अचीव कर भी चुका है। जैसे आपके BMW है, ठीक है, ये तकरीबन इस स्टेज तक पहुंच चुकी है, लेकिन इसके अंदर बोलते हैं ना कि और भी बहुत सी चीज़ें डेवलप करने वाली बाकी हैं। तो ये अभी क्या है 4.0 के अंदर चल रहा है। यानी कि ये ऐसा करना चाह रहे हैं, इंसान को बिल्कुल बोलते हैं ना आलसी, वो बनाना चाह रहे हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि नेचर को सुप्रीम पावर क्यों दी है, क्योंकि नेचर को सुप्रीम पावर इसलिए दी है कि प्रकृति के पास ही है कुछ नया क्रिएट करने की ताकत,
कुछ नया क्रिएट करने की ताकत मतलब कि क्या? देखिए, जो आयरन है वो प्रकृति में बहुत पहले से था, लेकिन हमें जब हमने बोलते हैं ना इसकी डिस्कवरी कब की, आज से 3 से 4 हज़ार साल पहले हमने उसके क्या किया, डिस्कवरी की है। इसी तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें नेचर के पास हैं, लेकिन प्रकृति ने ही उन्हें बनाया है और अभी तक हमने उसको क्या नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि नेचर ही क्या है, सुप्रीम है, राइट। अभी यहीं पे अगर हम बात करें किनकी, मैंने बोला था एक एक लाइन में मैं इन सब को निपटा दूंगा। रोमन्स की, रोमन्स क्या थे, थोड़े से इंटेलिजेंट थे, ठीक है। और जब हम बात करते हैं रोमन्स की, अलेक्जेंडर का नाम ना लें तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो अलेक्जेंडर जब भी जाता था ना, वो जहाँ पे जा रहा है तो जो अर्थ की सरफेस है, जो अर्थ की सरफेस है उसको क्या करते थे, पूरा एक्सप्लोर करते थे और उसको राइट अप में लिखते थे। और इसी के साथ साथ वो क्या करते थे, मैप भी बनाते हुए चलते थे, मैप मेकिंग। तो यहाँ पे जब हम रोमन्स की एज ए बात करते हैं कंट्रीब्यूशन के तौर पे, इन्होंने क्या किया, अर्थ के सरफेस को अच्छे से डिस्क्राइब किया है और मैप मैपिंग जो मेकिंग होती है ना, उसमें क्या किया, बहुत ज़्यादा मदद की है। इसको बोलते हैं कार्टोग्राफी, राइट। और दूसरा, यहाँ पे जितने भी जो ये इन्फॉर्मेशन आई है, ये सारी आपको कहाँ से मिली है, ये सारी मिली हैं जो उनकी आर्मी है, जहाँ जहाँ उनकी आर्मी क्या करती थी, प्रोसीड करती थी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती थी और मैप मेकिंग होती थी। और इसी की वजह से एक न्यू फील्ड जन्म लेती है, उसको क्या बोला गया, कार्टोग्राफी। उसके कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ रेगुलेशन बनाई गई, ताकि क्या आ सके, एक सिमिलैरिटीज आ सके। तो यहाँ पे देखिए कार्टोग्राफी क्या आ चुकी है, पिक्चर में आ चुकी है। क्यों आ चुकी है? अभी देखिए, आप अगर अपने घर से बाहर जाते हैं, किसी नई लोकेशन पे जा रहे हैं, आपका तो पता नहीं, मैं तो पता कैसे करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, जैसे ये गली है, मैं इसके अंदर कोई एक शॉप है, उसको दिमाग में रखता हूँ। मैं इतनी दूर आया था, ये शॉप है, उसको क्या मैं रख के चलता हूँ, लैंडमार्क रखता हूँ। और फिर जब मैं वापस आ रहा होता ना, मैं रिकॉल करता हूँ, हाँ ये शॉप है, इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए। तो इससे क्या है, माइंड के अंदर पिक्चर रहती है, हाँ मैं सही रास्ते से आ जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से कार्टोग्राफी क्या करता है, कार्टोग्राफी ये करता है कि अगर कोई भी सेना किसी नई लोकेशन पे जा रही है, अगर पहले से ही पता है कि भाई वो लोकेशन ऐसी ऐसी दिखती है, तो प्लानिंग करने में थोड़ी सी आसानी होती थी। आपने उरी देखा है ना, उरी मूवी देखी है। उरी जो ये उरी मूवी है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सबसे पहले मैप स्टडी किया गया, फिर उसके बाद जो अर्थ सरफेस है यानी कि लोकेशन है, उसको प्रॉपरली देखा गया, ठीक है, प्रॉपर स्टडी की गई, उसका सिमुलेशन किया गया। उसके बाद ये एकदम जो बोलते हैं कि सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक डन हो पाई। क्लियर? इसके बाद देखिए, यहाँ तक तो था मैप मेकिंग और अर्थ की जो बोलते हैं ना कि डिस्क्रिप्शन, इसको एक्सप्लेन किया गया। लेकिन यहाँ पे हम अभी किन की बात करने वाले हैं, अरब्स की बात करने वाले हैं। अब देखिए, अरब जो ये अरब थे, ये थे कौन, इनके पीछे का माइंडसेट क्या था? ये थे मर्चेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। पहले वाले कौन है, आर्मी के, और ये कौन है, मर्चेंट। मर्चेंट हमेशा उसी जगह पे काम करेगा जहां से उसका प्रॉफिट, रेवेन्यू यहाँ बढ़ सके, जनरेट हो सके। अब अरब के साथ प्रॉब्लम पता क्या आती थी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ, इंडिया का ये पेनिनसुलर पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करके आपको शो करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रफली ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि चीज़ें जो मैं यहाँ पे आपको कोरिलेट करना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख पाए। अब देखिए, अरब के साथ दिक्कत क्या होती थी, अरब को ट्रेड करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पाइसेस है, मसाले हैं, अरब को ट्रेड करना है यहाँ पे। लेकिन वो यहाँ तक पहुँचे कैसे, उसके लिए क्या चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, मोटर। उस टाइम तो मोटर गाड़ी तो होती नहीं थी, मान के चलिए उनको एक प्रॉपर रास्ता चाहिए, ठीक है। चलिए, इनको रास्ता पता चल गया कि यहाँ से ऐसे जाना है। लेकिन यहाँ पे हमें पता है एक फिनोमिना एक्ट करता है, मॉनसून, ठीक है। ये जो शब्द है ना मॉनसून, इसका मतलब होता है मौसम, और ये शब्द जो मौसम है ये है अरेबिक वर्ड है ये, और अरेबिक वर्ड है यानी कि अरब्स के द्वारा दिया गया ये शब्द है, ये मॉनसून, राइट। ओके, तो ये शब्द जो आता है मॉनसून, ये बेसिकली क्या करता है, ये स्टडी करता है कि जो हवाएं हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। और ये सारी स्टडी की गई थी अरब्स के द्वारा प्रोमिनेंट लेवल पे। क्यों? क्योंकि अरब्स आते थे यहाँ से ऐसे, इधर से ऐसे मूव करते थे, क्योंकि ये पता कौन सी नदी है, बताइए कौन सी नदी है, नाइल रिवर है या कौन सी है, जल्दी बताइए मुझे आप।
तो अरब्स क्या करते थे, इस तरीके से इस रिवर का यूज़ करते थे, इसलिए जो यहाँ पे पहले एक सिटी हुआ करती थी, बहुत बोलते हैं कि कैसी होती थी, रिच सिटी हुआ करती थी। लेकिन जैसे यहाँ पे स्वेज कैनाल ओपन हुई है तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पूरा जो नाइल है उसकी जो प्रोमिनेंसी है वो ख़त्म हो गई है। अब देखिए अरब्स को पहुँचना है यहाँ पे, तो उन्हें सही पता होना चाहिए कि भाई कौन से समय पे हवा इस तरफ आती है। जब साउथ वेस्ट मानसून है तो वो क्या करते थे, जो इंडिया है ना, इंडिया की तरफ करते थे अप्रोच। जब नॉर्थ ईस्ट मानसून स्टार्ट होता था, इस तरीके से जब हवाएं चलती थी, तब वो क्या करते थे, इंडिया से लीव करते थे अपनी कंट्री के लिए। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करने वाले सबसे पहले पर्सन का नाम तो हम यहाँ पे नहीं जान सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल है, जो भी चीज़ें डेवलप की गई थी कलेक्टिवली की गई थी। जैसे हम अल बरूनी हो गया, इनके जब टेक्स्ट है उनके अंदर चीज़ों को पढ़ते हैं, तब हमें चीज़ों को चीज़ों के बारे में होता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है और पता चलता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो मर्चेंट है, इन्होंने किसके बारे में बात की है, मौसम के बारे में बात की है। तो यानी इन्होंने सबसे पहली जो चीज़ है क्लाइमेट के बारे में बात की, क्योंकि ताकि इनका जो यहाँ से आने का और जाने का जो समय है और सफ़र है और जो फ्यूल है वो बच सके। क्योंकि यहाँ पे जो पहले तरपाल होता था ना, दिखाया था मैंने आपको पीछे एक वीडियो में, उसका यूज़ करते थे। जैसे ये एक पानी वाला जहाज है, इसके ऊपर एक इस लंबी सी एक डंडी होती थी, डंडी नहीं, एक काफ़ी बड़ा मोटी लकड़ी का होता था, और इस तरीके से एक तरपाल होता था। अगर यहाँ से हवा आ रही है तो ये जो शिप है इस तरफ मूव करेगी, अगर बैकग्राउंड से आ रही है तो ये इस तरीके से जो शिप है इस साइड में मूव करेगी। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अरब्स के लिए इंपॉर्टेंट था कि समझ पाए कि कौन सी डायरेक्शन से हवा आ रही है और उसका टाइम पीरियड क्या है। क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि भाई इतना ठीक है, ओके ओके ओके। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ, पानी में तो अब इनका काम चलेगा, लेकिन ज़मीन का क्या करें। ज़मीन पे ये रेगिस्तान में से होते हुए चलते हैं, तो इनका जो मेन गाइडिंग जो बोलते हैं ना सोर्स होता था, वो होते थे तारे। वो तारों को देख के रात के समय क्या करते थे, वॉक करते थे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है एक नई ब्रांच जिसके अंदर आ जाती है एस्ट्रोनॉमी। वो हमारे कोर्स में मतलब स्कोप में नहीं है अभी डिस्कस के, तो इसलिए मैं अभी बस इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एस्ट्रोनॉमी। तो ये कौन थे, ये सारे थे अरब्स और रोमन्स के द्वारा ये सारी चीजें लाई गई थी। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा क्लासिकल पीरियड। ठीक है, ये जो अभी तक हमने बात की है ये थोड़ा था बैकग्राउंड, क्लासिकल पीरियड से पहले का है। क्लासिकल पीरियड की अगर हम बात करें ये 1400 से पहले का होता है, राइट। क्योंकि इससे पहले जो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यूरोप की बात कर रहा हूँ। यूरोप के अंदर चल रहा था डार्क एज। यूरोप का डार्क एज है पूरा 1000 ईयर का है, राइट। क्योंकि इस वक्त चल क्या रहा था इस पूरे 1000 ईयर में, ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं थी वहाँ पे। डार्क एज इसलिए बोला जाता है, रिटर्न कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, इस वक्त चल रही है लड़ाई, चल रही है किसकी, पावर की। यहाँ पे चर्च और क्रूसेड ये आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि भाई किसके हाथ में सत्ता रहेगी। और दूसरा जो क्रिश्चियनिटी है और जो इस वक्त कौन से अरब पावर्स हैं जैसे मुस्लिम्स हो गए, इनके बीच में क्या चल रही थी, टसल चल रही थी कि कौन किस एरिया को कैप्चर करेगा। अब जैसे मुस्लिम है, अभी हम सिर्फ इसी एरिया में प्रोमिनेंसी देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इजिप्ट में देख लेंगे। लेकिन पहले जो मुस्लिम एरिया था वो यहाँ तक टर्की और इधर तक फैला हुआ था, और इस एरिया तक सिमटे हुए थे कौन, क्रिश्चियन। धीरे धीरे फिर इन्होंने क्या किया, अपने आप को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया, और जो उस वक्त साम्राज्य था वो था ओटोमन साम्राज्य, राइट। कौन था, ओटोमन साम्राज्य। कॉन्स्टेंटिनोपल है वो टूटता है, उसके बाद ओटोमन साम्राज्य आता है, वो पूरे 600 साल चलता है, राइट। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा क्लासिकल पीरियड होता है, क्लासिकल पीरियड के अंदर सबसे प्रोमिनेंट जो पर्सनैलिटी है वो है वरेनियस। कौन है, वरेनियस। इसके बाद वरेनियस के बाद हम कौन से पर्सनैलिटी देखते हैं, कांत। क्योंकि कांत ने क्या किया था, एक ऐसा प्रोस्पेक्टिव दिया था लोगों को सोचने का जो पहले कभी किसी के पास था नहीं। इसलिए कांत के बारे में हर एक जो सब्जेक्ट है तकरीबन उसमें कांत का नाम आता है। उनके द्वारा दी गई जो बोलते हैं ना बेसिक चीज़ें वो कंसिडर की जाती हैं। हम करेंगे कांत ने कौन सी चीज़ें दी हैं, लेकिन ये अभी से क्या है, हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। तो यहाँ पे हम अगला जो पॉइंट है वो कौन सा देख रहे हैं, क्लासिकल पीरियड का। आप इसी तरीके से अपने शब्दों के अंदर लिखते जाइए।
मैं आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपके नोट्स होने चाहिए ताकि जब आप पढ़ें तो काम आसान हो जाए। तो देखते हैं वरीनियस थे कौन। देखिए वरीनियस पहले ज्योग्राफर थे जिन्होंने डिस्टिंग्विश किया ज्योग्राफी को। बताते हैं किसके बारे में। तो ये दोनों शब्द मैं आपको अभी क्या करूँगा, डिटेल में समझा देता हूँ। इन्होंने किस तरीके से डिस्टिंग्विश किया ज्योग्राफी को, जर्नल और रीजनल अलग किया। इसका मतलब क्या होता है बताता हूं मैंने ये बोला कि ये मार्कर लिखता है, ठीक है, ये क्या हो गई, एक मिनट रुकिए, मैंने आई थिंक यही एग्जांपल वहां पे दिया था। ये क्या है, मेरे पास पेन है, मैंने एक स्टेटमेंट दी कि ये पेन लिखता है। क्या करता है, ये पेन लिखता है। ये कैसी स्टेटमेंट है, ये जर्नल स्टेटमेंट है। ये कैसी है, जर्नल स्टेटमेंट है। अब ये जो जर्नल स्टेटमेंट है इसका हर जगह पे लागू होना जरूरी होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं साइंस की, साइंस क्या करता है, स्पेसिफिक पे जाके स्टडी करता है, राइट, और फिर वो जो रूल बनाते हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर लागू हो जाता है, यानी कि वो जाते हैं स्पेसिफिक टू जर्नल पे जाते हैं, राइट। लेकिन ज्योग्राफी में उल्टा होता है, ज्योग्राफी में जर्नल से स्पेसिफिक पे जाते हैं, जर्नल से स्पेसिफिक पे जाते हैं। नहीं समझ में आया, बताता हूं। देखिए मैंने ये टर्म बोली जर्नल कि भैया पेन लिखता है, लेकिन क्या ये पेन दीवार पे लिख पाएगा, थोड़ा बहुत लिख देगा, राइट। क्या ये पेन फर्श पे लिख पाएगा, मे बी। कपड़े पे लिख सकता है थोड़ा सा। क्या पेपर पे लिख सकता है, अरे भाई पेपर पे तो इसके कंपैरेटर कोई है ही नहीं पेन के। तो हुआ क्या ये पेन जो यहाँ पे मैं पेन टैब यूज़ करता हूँ, क्या उसके ऊपर लिख सकते हैं, नहीं, उसके लिए अलग पेंसिल चाहिए। क्या मैं इसको ऐसे बोर्ड के ऊपर लिखूँ तो लिखा जा सकता है, थोड़ा बहुत कुछ लिखा आएगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। तो यानी कि हुआ क्या, ये जो यहाँ पे मेरे पास क्या था, पेन है, जो बॉल पेन, मैं इसको अभी नाम लेके चल रहा हूँ। बॉल पेन की सिर्फ खासियत क्या है कि ये पेपर के ऊपर चलेगा, यानी कि मेरी जो जर्नल स्टेटमेंट थी वो क्या हुई, कंप्लीट फुलफिल नहीं हो पाई। तो यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक में जाके देखना पड़ा कि ये पेन लिखेगा किसके ऊपर, जो इसको क्या करे, कंप्लीट ना कर पाए, वो है पेपर पे ये लिख सकता है, राइट। मैंने बोला था कि दिस पेन कैन राइट, ठीक है, इस पेन से मैं लिख सकता हूं। तो अब मैंने ये देखा कि भाई इस पेन से मैं लिख सकता हूं, ये मेरी क्या थी, एक जर्नल स्टेटमेंट थी। अब मैंने जब इस जर्नल स्टेटमेंट को ये देखा कि क्या मैं इसके ऊपर लिख सकता हूं, अरे नहीं लिख सकता। क्या फर्श पर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। क्या मैं हवा में लिख सकता हूं, हवा में तो वैसे कोई लिख नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या है, जर्नल स्टेटमेंट फुलफिल नहीं हो पाई। तो मैं गया इस पेन के पास, अरे भाई तुम ही बता दो किसके साथ तुम अच्छे से कॉम्बिनेशन करते हो। तो पेन बोलता है भाई पेपर ले आओ मेरे पास। तो पेन और पेपर की जोड़ी अच्छी बनती है। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। अब बात आती है साइंस की। साइंस क्या बोलता है, स्पेसिफिक एरिया में क्या करता है, जाके वो इतने से कंटेनर में स्टडी करेगा कि गैस को अगर मैं क्या देता हूँ, टेम्परेचर देता हूँ, तो गैस क्या करती है, एक्सपैंड करती है। लो भाई बन गया हमारा नया रूल। तो स्पेसिफिक एक छोटे से कंटेनर में स्टडी किया और उसको लेके चलेगा पूरी दुनिया पे। क्या बोला गया कि भाई गैस को अगर हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होती है, एक्सपैंड होती है। यहीं पे फिर हमारी एक पूरी स्टडी आ जाती है, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी पूरी की पूरी किसके ऊपर है, टेम्परेचर के ऊपर है। क्यों, ये हमने पढ़ा था कि भाई कन्वेक्टिव रेनफॉल क्या होती है, जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो इस तरीके से हवाएं क्या करती हैं, ऊपर जाना स्टार्ट करती हैं। जैसे हवा ऊपर गई, बादल बन गए, बादल बोलते हैं भाई तुम टेंशन मत लो, हम तुमको पानी के छिपके मार के क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक टू जर्नल। साइंस हमेशा नहीं, जर्नल इसमें भी मैं एक जर्नल वर्ड यूज़ करने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम साइंस ऐसे ही स्टडी करता है। लेकिन ज्योग्राफी में पाया ये गया है, आप जब जर्नल स्टेटमेंट देते हैं ना, वो हर जगह लागू होता नहीं है। क्यों, कहीं पे माउंटेनियस रीजन है और किस वजह से हर जगह लागू नहीं हो पाता, अलग अलग लैटिट्यूड है ना। यहाँ पे अगर इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर का जो सिनेरियो है बिल्कुल ही अलग है। ये अपनी धुन में रहता है, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। क्यों, हर रोज बारिश होती है, एवरीडे रेन फिनोमेना। 4 बजते के साथ यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से बारिश होती है। समझ में आ गया वरीनियस का यहाँ पे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। सबसे पहले यही पर्सन थे रीजनल ज्योग्राफी और जर्नल ज्योग्राफी को अलग करने वाले, राइट। तो अगर आपसे कभी सवाल यह आएगा ना, रीजनल ज्योग्राफी और इन जो जर्नल ज्योग्राफी, ऐसा रीजनलिज्म से रिलेटेड सवाल आए तो वरीनियस का नाम लिखना और मेंशन करना मत भूलिएगा।
इसके बाद जो सेकंड पर्सनैलिटी है वो है कांत। अभी तो बस मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है सिर्फ इतना ही हो पाएगा आज के लेक्चर पे। 4:47 हो गए हैं, देखते हैं कितना और हम यहाँ पे इसको कवर कर पाते हैं। कांत कौन थे? कांत सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और ये मेजरली किसके अंदर इंटरेस्टेड थे? ये इंटरेस्टेड थे भाई फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। किसके अंदर? फिजिकल ज्योग्राफी। किस लिए फिजिकल ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड थे? वो इसलिए क्योंकि भाई जो इनकी ऑडियंस है, ऑडियंस आई मीन टू से, जिनके लिए काम करते थे वो भाई किसी ज़मीन पर रहते हैं, ख्यालों में नहीं है, थॉट्स में नहीं है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, जो इनका मेजर जो फोकस एरिया था वो था फिजिकल ज्योग्राफी। फिर यहाँ से इन्होंने क्या डेवलप किया है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर? सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। क्या बनाया इन्होंने फिर? सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। देखिए सिस्टमैटिक ज्योग्राफी नाम से ही क्लियर है, इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तब आपको थोड़ा सा बता देंगे इसके बारे में, राइट। तो ये हुआ कांत के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बताया, आगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद आते हैं कौन? हमबोल्ट। इनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, तो मैं यहाँ पे सिर्फ हमबोल्ट लिख रहा हूँ। अब इनके बारे में आई थिंक अभी तक आपको बहुत कुछ बता दिया गया है। अच्छा, एक और पर्सनालिटी है, ये दोनों दोस्त हैं। ये जब भी आप लिखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ये दोनों ना किताब के अंदर भी एक साथ ही मेंशन किए गए हैं, हमबोल्ट एंड रिटर। थोड़ा सा बैकग्राउंड चलिए बाद में बताएंगे। इन्होंने किस चीज़ को जन्म दिया था? इन्होंने स्टार्ट किया था जो ज्योग्राफिकल थॉट है। कौन से? मॉडर्न। इससे पहले के जो थॉट हैं वो सारे क्लासिकल हैं। ये वो पर्सन है जिन्होंने मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट की क्या की है? इनिशिएशन की है। ये एक एक जो शब्द लिखवा रहा हूँ ना, किताब में पढ़ोगे पूरा एक पैरा है, तब कहीं जाके समझ में आएगा अच्छा इस पैरे में से ये एक लाइन उठानी है। इसलिए जो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ टू द पॉइंट आप लिखते जाइए। मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट की फाउंडेशन इनके द्वारा की गई है। ऑलराइट, लिख लीजिए। इसके बाद जो हमबोल्ट और जो ये क्या नाम है, हमबोल्ट और रिटर है, इनका एक और कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने मॉडर्न ज्योग्राफी को भी क्या किया? स्टैब्लिश किया। मॉडर्न ज्योग्राफी, ये था ज्योग्राफिकल थॉट, और अब आ गई है मॉडर्न ज्योग्राफी। साथ के साथ चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, हिस्ट्री जो है वो भी इनके द्वारा ही स्टार्ट की गई है, और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ये आप लिखना स्टार्ट कीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और आगे बताता हूँ कि किस तरीके से जो फर्दर कंट्रीब्यूशन हुआ, ये इतने सारे कंट्रीब्यूशन आए कहाँ से? ये इतने सारे कंट्रीब्यूशन आए इस समय के ऊपर बहुत सारी क्या हुई थी? एक्सपेडिशन हुई थी। एक्सपेडिशन क्यों हुई थी? अगर आपको ध्यान आए, ये वही टाइम पीरियड है जिस समय सारी दुनिया इस चीज़ के ऊपर लगी हुई थी कि भाई कौन ज़मीन का एक नया टुकड़ा खोजे और उसके ऊपर अपनी हुकूमत जताए, राइट। तो ये मैं एक छोटा सा जल्दी से क्या बना रहा हूँ, वर्ल्ड का मैप बना रहा हूँ, ताकि हम क्या कर पाएँ, थोड़ा सा जस्टिफाई कर पाएँ जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये उधर चला जाता है। अब देखिए, इनिशियल डेज में ये नहीं पता था ऐसी कोई चीज़ है, राइट। फिर यहाँ पे कौन आते हैं? क्रिस्टोफर कोलंबस आते हैं, पहुँचे वो यहाँ पे थे, राइट, और नाम दे दिया ये तो मैं इंडिया पहुँच गया, इंडिया के वेस्ट वाले पार्ट पे पहुँच गए, तो इसलिए ये जो आइलैंड है इनका नाम क्या दे दिया? वेस्ट इंडीज़, राइट। इसके बाद जो भी यहाँ पे एक्सपीडिशन चली थी, उनका मेन काम था कि भाई नई नई टेरिटरी पे जाए जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए, और वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर्ड करके लेके आए, राइट। इसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं धीरे 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 धीरे। अभी तो क्या है, जर्मनी के हाथ में इतनी पावर नहीं है। उस वक्त क्या था, जर्मनी बहुत ज़्यादा एक्टिव था, पावरफुल था। तो यहाँ पे जो पूरी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी प्रॉपरली डेवलप हुई कहाँ पे है? वो डेवलप हुई है जर्मनी के अंदर। ये साथ के साथ एक्सपेडिशन चल रही हैं, ये साथ के साथ एक्सपेडिशन चल रही हैं। और फिर जो फिफ्थ और मेन पॉइंट है वो आपको हमेशा जब भी लिखना है यही लिखना है कि डार्विन से पहले, डार्विन के आने के बाद, या फिर आप ये लिख सकते हैं डार्विन से पहले ही लिख लीजिए। डार्विन से पहले
जो ज्योग्राफी थी कौन सी स्टेट में थी? प्री पैराडाइम शिफ्ट। प्री पैराडाइम शिफ्ट इसका मतलब क्या होता है अभी मैं बता देता हूं थोड़ा सा। देखिए ये शब्द बोलता है क्या है? प्री पैराडाइम शिफ्ट का मतलब ये है, मैंने ये बोला कि भाई जिस ये बोर्ड के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मान लीजिए आप इस लेक्चर को पिछले आधे घंटे से देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? ये एकदम फ्लैट लग रहा है ना? आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक थॉट प्रोस्पेक्टिव देता हूँ, अरे भाई ये फ्लैट नहीं है, ये इस तरीके से सर्कुलर शेप में है। तो अब हुआ क्या? आपका दिमाग चक्कर आ गया, अरे ये तो हमें फ्लैट दिख रहा है, लेकिन बताया क्या गया है कि भाई ये तो सर्कुलर है। ऐसा ही हुआ था डार्विन ने जब अपनी थ्योरी दी थी ना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो सारे लोग क्या सोचते थे कि भाई हम बहुत ही सुप्रीम हैं वगैरह वगैरह। फिर ये बोला भाई तुम घंटा सुप्रीम हो, तुम कहाँ से आए हो? ये नेचर के अंदर था कि जो स्पीसी फिट है वो आगे 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 क्या होती गई? इवॉल्व होती गई। और हमारे पूर्वज कौन है? बंदर हैं हमारे पूर्वज। तो ये जब चीज़ें पता चली तो यहाँ से पैराडाइम शिफ्ट होता है ज्योग्राफी के अंदर, राइट। अब यहाँ से भी हम क्या करने वाले हैं, अपने जो लेक्चर है उसके अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट करने वाले हैं। थोड़ी सी हम यहाँ पे स्पीड अप क्या करेंगे लेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो मेन जो पर्सपेक्टिव है जिनके ऊपर हम करने वाले हैं बात, वो है कांत, हम्बोल्ट और रिटर। इनके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं। क्योंकि देखिए ये जो पर्सनैलिटीज़ है, ये जो नाम है आपको थॉट करते हैं ना, ज्योग्राफिकल थॉट, इनके बारे में आपको ज़रूर सवाल आते ही आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कांत। कांत बेसिकली थे कौन, इनका बैकग्राउंड क्या था? देखिए कांत सबसे बिगेस्ट स्कॉलर रहे हैं अपने टाइम के। इनका अभी तक कोई भी सानी नहीं हुआ है, ऑल्दो जो और स्कॉलर हैं वो अपने लेवल पे अपने फील्ड में बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन इन्होंने बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन फील्ड उनको टच किया। जैसे कि उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है किसके अंदर रहा है? नेचुरल साइंस के अंदर, राइट। फिर उसके बाद और इन्होंने ज्योग्राफी के अंदर काम किया, हिस्ट्री के अंदर काम किया है। पहले वाले अगर आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं ना, पहले के जो लोग थे वो कभी भी ना अपने आप को समेट के नहीं रखते थे कि भाई जो मेरा कोर्स ऑफ डिस्कशन है मैं सिर्फ वो सिर्फ, मान लीजिए अभी मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल करवा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को पूरी लाइफ इसी के साथ बांध के रखूंगा, नहीं, मैं अपने होराइजन को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। तो मैं ये और सब्जेक्ट को भी क्या करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। मेरी काफ़ी अच्छी कमांड हिस्ट्री के ऊपर है, काफ़ी अच्छी कमांड साइंस के ऊपर है, 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए हुए हैं। और ज्योग्राफी क्या है कि काफ़ी इनिशियल डेज से मेरे को पसंद है, जो हिस्ट्री है इसके ऊपर भी मेरी इनिशियल डेज से काफ़ी बढ़िया पकड़ है। और पॉलिटी है, उसमें मेरी कमांड क्या है, कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है जो आपके योगेश सर हैं उनसे। तो ये क्या हुई है, जो इस तरीके के आप जब माइंडसेट डेवलप करते हैं तो आपके ब्रेन को ना बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन कम्बिनेशन मिल जाते हैं। एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ ए, बी और सी, इसमें कितने टाइप के आप शब्द बना सकते हैं? मैक्सिमम आप आई थिंक 6 बना सकते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पे 6 ले रहा हूँ सिर्फ टाइम बचाने के लिए। तो आपके पास कितने यहाँ पे परम्यूटेशन कम्बिनेशन आए कि आप 6 अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। वहीं पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि A to Z तक सारे पॉइंट्स मैंने आपको दे दिया। अब मैं बोलता हूँ आप बनाइए। तो अब क्या है कि आपके पास बहुत ज़्यादा क्या हो गया, सोचने का, एक्सप्लोर करने का क्या हो गया, क्राइटेरिया बढ़ गया, आपका पास जो दायरा है वो बढ़ गया। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखें कि ये अगर पूरी इनकी जो लाइफ है, अगर यहाँ पे ज्योग्राफी में बात करो, इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया था? सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने पॉइंट दिया था वो था कंसेप्ट ऑफ लॉजिक। कंसेप्ट ऑफ लॉजिक, और जिसको डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया था, ये किन को क्वेश्चन कर रहे हैं? ये डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं थियोलॉजी को। बताते हैं ये होता है क्या? थियोलॉजी स्टडी ऑफ गॉड। थियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लॉजिक। अच्छा, ये जो समय चल रहा है ना इस वक्त, किनका बोलबाला ज़्यादा है इस टाइम? जो चर्च है ना, चर्च का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। चर्च ये कहता था हमने जो बोला वही सुप्रीम बात है, उसके ऊपर नीचे कोई और कुछ नहीं चलेगा। तो यानी कि यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा किसको चैलेंज किया? थियोलॉजी का जो है, जो खंडन किया है सीधा सा। कैसे यहाँ पे खंडन करते? तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जो चर्च है उस वक्त ये चलती थी, आज भी चलती है, कि आप अपने किए गए गुनाह को कन्फेस कीजिए फादर के पास, तो आपके जो गुनाह हैं वो साफ़ हो जाते थे। तो इससे क्या होता था कि
ऐसा मैंने शायद पता नहीं कौन सी मूवी में देखा था, उसमें ये होता था कि एक क्रिमिनल था, वो क्या करता था, हर बार क्राइम करता था और फादर के पास कन्फेस कर देता था। तो लास्ट में फादर ने उससे पूछा कि भाई तुम इतने क्राइम कर क्यों रहे हो, तो वो पता क्या बोला, बोला मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आपसे कन्फेस करने के बाद ना मेरे वो सारे पाप धुल जाते हैं। तो वो पता क्या बोलता है, भाई जब मेरे को एक वाइट नया सा कैनवास दोबारा मिलता है ना, तो मेरा मन करता है कि दोबारा से वही क्राइम कर दिया जाए। तो इस वजह से क्या था कि इल यूज़ किया गया था किसका, जो पहले थियोलॉजी, देखिए हर चीज़ के बढ़िया पहलू होते हैं, लेकिन जब उसके अंदर और लोग आते जाते हैं, अपने थॉट प्रोसेस उसके अंदर अपने हिसाब से उसको मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ और ही स्वरूप हो जाता है उसका, राइट। तो ये थे कांत के इनिशियल पॉइंट्स जो अभी हमने देखे कि इन्होंने बहुत से जो सब्जेक्ट है उनके अंदर क्या किया, अपने महारत बढ़ाई, और यहाँ पे वो देते हैं अपना कंसेप्ट ऑफ लॉजिक। और इन्होंने क्या बोला, देखिए आपको हर चीज़ के अंदर क्या देखना है, ऑर्डर देखना है। क्या देखना है, ऑर्डर देखना है। और इसको इन्होंने क्या नाम दिया, इसको इन्होंने नाम दिया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप देखिए उसी से आपकी जो बोलते हैं ना स्टडी, वो प्रॉपर हो पाएगी। पॉइंट नंबर 2 वो आप ये पॉइंट नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं, ये आपका पॉइंट नंबर 2 है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ये होता है कि आप चीज़ों को क्या कर पाते हैं, अच्छे से जस्टिफाई कर पाते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। आपके पास कोई भी आइडिया होता है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेट सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे ना 100 करोड़ कमाने हैं, तो इससे होगा क्या, ठीक है ये 100 करोड़ कमाना है, लेकिन उसका एक कंप्लीट प्रोसीजर क्या होगा, क्रोनोलॉजी क्या होगी, पहले मैं ये स्टेप फॉलो करूँगा, फिर उसके बाद ये स्टेप फॉलो होगा, फिर इस स्टेप से जो रिजल्ट आया इससे फिर जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है सी वो फॉलो होगा। तो ये क्या हुआ, स्टेप बाय एक क्रोनोलॉजी हुई। अगर इसी को हम ज्योग्राफी के अंदर इंप्लीमेंट करके देखें, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, बारिश हो गई, प्रेसिपिटेशन हो गई, ओके ठीक है, स्टार्ट कैसे हुई, सबसे पहले बोलते हैं कि जो ज़मीन है वो गर्म हुई है, उसके बाद जो हीट है मतलब क्या होती है, हवा ऊपर की तरफ जाती है, यानी कन्वेक्शनल साइकिल बनता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो बादल है वो बनते हैं, बोला वो तो ठीक है, ये बादल बने कैसे, फिर आप बोलते हैं कि यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं। फिर यहाँ पे जब इनके पास जो मॉइस्चर है इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये और फर्दर होल्ड नहीं करते तो बारिश हो जाती थी। ये क्या है, पूरा सीक्वेंस है, इसको बोला जाता है क्रोनोलॉजी। और इनके ही द्वारा एक यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई थी कि मैन इज एजेंट ऑफ चेंज। ये जो इंपॉर्टेंट शब्द है ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तीसरी जो इनकी इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी, इन्होंने क्या किया, मैन को कंसिडर किया एज ए, क्योंकि ये किसकी ऊपर ज़्यादा इनका फोकस है, इनका मेन फोकस है फिजिकल ज्योग्राफी। और जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, इसके अंदर ये बोला गया है कि इंसान प्रोड्यूस तो नहीं कर सकता, वो सिर्फ क्या कर रहा है, नेचर के द्वारा दी गई चीज़ों को वो अपने एक्शन से क्या कर रहा है, मोल्ड कर रहा है। और जब वो ये बात बोल रहे हैं, फिर इन्होंने इसके अंदर क्या ऐड किया है, मैन एज एन एजेंट ऑफ चेंज। कैसे, पहले ये आयरन के ओर थे, इस तरीके से अपने कुछ स्टेट में पड़े हैं, फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर एक कंप्लीट अपने माइंड के थ्रू एक कंप्लीट प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद इसको हमने एक रॉड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, इसको बनाया है, नो, हमने सिर्फ इसको क्या है, कन्वर्ट किया, चेंज किया है। तो यही स्टेटमेंट एक यहाँ किन के द्वारा दी गई है, कांत के द्वारा दी गई है। वो ये बोलते हैं कि मैन इज एन एजेंट ऑफ चेंज। इसके बाद आता है कि जो नॉलेज होती है, इनका नॉलेज के बारे में क्या कहना है। इन्होंने ये बोला कि नॉलेज किसके द्वारा ऑब्टेन की जा सकती है, आपके सेंसेस के थ्रू, और जो रीजनिंग होती है उसके थ्रू आप नॉलेज को क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। नॉलेज के लिए क्या होना चाहिए, तर्क मतलब तर्क आने चाहिए। कैसे, आपको अभी नॉलेज कैसे आ रही है, मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उस रीज़न को मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ साथ के साथ। अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, भाई मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इससे लिख क्यों पा रहा हूँ, ये आपके दिमाग में क्या आया, रीज़न आया, जो है सवाल आया, तो इसी को बोलते हैं रीजनिंग। और फिर उसके बाद या तो आप रीजनिंग कर लीजिए या फिर आप अपनी सेंसेस का यूज़ कीजिए। सेंसेस का यूज़ करने का मतलब क्या है, कभी आप ये देखिएगा कि जब आप कहीं पे खाली बैठते हैं ना, तो आपके दिमाग में चल रहे थॉट के बारे में आपको पता चलता है, अच्छा मेरे दिमाग में ये चल रहा है। कंसिस्टेंट आप 2 से 3 घंटे बैठे रहते हैं ना, फिर आपका ना आपकी आंखों के सामने जो चल रहा है ना उसके ऊपर ध्यान जाता है। आपको एक छोटी छोटी जो चींटियाँ होती है, कभी ध्यान नहीं गया होगा, उनके चलते हुए उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के ऊपर आपका ध्यान जाता है, पंछी उड़ते हुए जाते हैं उनके ऊपर ध्यान जाता है। तो ये होती है, यहाँ से आपको नॉलेज मिल सकती है। सबसे पहला पॉइंट है, या तो सवाल करें या फिर अपनी सेंसेस के थ्रू
जो आपके सामने एनवायरनमेंट दिख रहा है उसको क्या करें, ऑब्जर्व करें। देखिए कितनी गहरी बातें बोल दी गई हैं। ऐसी जो बातें हैं वो सिर्फ एक जीनियस के द्वारा ही बोली जा सकती हैं, राइट। आप भी इम्प्लीमेंट करके देखिए, बहुत आपको क्या मिलेगा, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, बेनिफिट। प्रॉफिट तो बिजनेस में होता है, बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। इसके बाद आता है कि जो अर्थ है वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है। अर्थ आपकी इन्फ्लुएंस हो रही है इंसानों से। तो इन्होंने क्या बोला कि जो एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी किसकी स्टडी करती है, जो ये अर्थ है इसको इन्फ्लुएंस करने वाले कौन है, इंसान है। तो यानी कहाँ इन्फ्लुएंस हो रहा है, अंदर हो रहा है, यानी ये हो गया इनर वर्ल्ड। एंथ्रोपोलॉजी किसको एक्सप्लेन कर रही है, इनर वर्ल्ड को। यहीं पे जब बात आती है फिजिकल ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी किसकी स्टडी करती है बताइए, फिजिकल ज्योग्राफी आउटर वर्ल्ड की स्टडी करती है। इसको मैं अगर थोड़े से एंथ्रोपोलॉजी के टर्म में बताऊं, इंसान क्या सोचता है, वो अंदर से अपने आप के बारे में क्या समझता है, ये सारी आती हैं। अगर इन चीज़ों के बारे में बात करें, ये होता है इनर वर्ल्ड। हमेशा दो देखते हैं ना, जब आप अभी आइज क्लोज कीजिए, अभी आपको क्या समझ में आ रहा है, अभी आपको आंख बंद करने के बाद ना अपने दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही है उसके बारे में पता चल रहा है। मेरा दिमाग तो बिल्कुल इस टाइम खाली है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ना सिर्फ वही मुझे सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। क्यों, इस टाइम मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ। तो ये क्या हुआ, मेरा इनर वर्ल्ड हुआ। फिजिकल ज्योग्राफी क्या करती है, जैसे ही मैंने आँख खोला मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को सामने कैमरा, लैपटॉप, इतनी बड़ी लाइटिंग जो सेटअप किया हुआ है, फिर यहाँ पे बोर्ड, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, अभी आउटर वर्ल्ड देख रहा हूँ, राइट। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले नॉलेज के ऊपर बात की। नॉलेज आती है आपकी रीजनिंग से या फिर सेंसेस से। जब आप सेंसेस के ऊपर जाते हैं, या तो उन सेंसेस को आप अंदर की तरफ क्या कर सकते हैं, इनवर्ड लुकिंग हो सकते हैं, अपने अंदर के बारे में देखिए, आप विचार किसके ऊपर करते हैं, सोचते क्या हैं, या फिर आप बाहर जाके देख सकते हैं, अच्छा ये माउंटेन ऐसे बना, क्यों बना, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी आपकी फिर वहां से स्टार्ट हो जाती है। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि जो भी नॉलेज होती है वो दो तरीके से होती है, राइट। जो नॉलेज होती है वो दो तरीके से क्या की जा सकती है, एक्वायर की जा सकती है। कैसे एक्वायर की जा सकती है, ये दो तरीके हैं, या तो नेचर के अकॉर्डिंग या फिर किसी पोजीशन के अकॉर्डिंग्स। लिख देता हूं, ये जो नॉलेज है उसको एक्वायर करने के दो तरीके हैं, या तो नेचर के साथ मिलके, नेचर के साथ मिलके मतलब जो जंगल है वो प्रकृति का ही पार्ट है, आप जंगल में जाएं, वहाँ पे बैठे और चीज़ों को ऑब्जर्व करें, आपको वहाँ से मिल सकता है। दूसरा पोजीशन, पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। पोजीशन के अकॉर्डिंग कैसे, मान लीजिए जैसे जैसे आपकी लाइफ में प्रमोशन होती जाती है, आप क्या होते हैं लाइफ में और ऊपर 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 होते जाते हैं। अब मान के चलिए जो आज कंपनी का एमडी है या वाइस प्रेसिडेंट है, उसके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, बिल्कुल अलग होगी एज कम्पेयर टू जो उसी की कंपनी में जो बिल्कुल लोअर लेवल पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है। इसी तरीके से जो पोजीशन है, पोजीशन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टाइम और स्पेस की बात यहाँ पे लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है, ताकि चीज़ें आप क्या कर पाएँ, अच्छे से कोरिलेट कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, नॉलेज आपको या तो नेचर के अकॉर्डिंग्स में मिल सकती है या फिर अकॉर्डिंग्स ऑफ पोजीशन। जब आप अकॉर्डिंग्स ऑफ पोजीशन की बात करते हैं, समय और स्पेस, इन दोनों के आधार पे आपको क्या मिल सकती है, नॉलेज मिल सकती है। यहाँ तक बताइए, कोई परेशानी, कोई समस्या, ठीक है। मैंने एक बताया था कि कोरोलॉजी और क्रोनोलॉजी, एक वर्ड बताया था। इसी के साथ जब यहाँ पे कांत आते हैं, कांत ने क्या बताया, कांत ने ये बताया कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, H&G लिख रहा हूँ, ये ब्रांड का नाम नहीं है, एक है ब्रांड का भी नाम यही है, H&G। तो जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है उसको आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो टाइम एंड स्पेस में, राइट। हिस्ट्री भी पास्ट के बारे में बात करती है, ज्योग्राफी भी पास्ट के बारे में बात करती है, लेकिन एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर यहाँ पे है कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक दूसरे से अलग करती है वो है टाइम और स्पेस का। हिस्ट्री एक ऐसा फिनोमिना है जो कि एक मिनट रुकिए, वो नरेटिव को फॉलो करती है। हिस्ट्री नरेटिव को फॉलो करती है, नरेटिव को फॉलो करती है। इसका मतलब क्या है
31 दिसंबर 1600 को EIC को क्या मिला? चार्टर एक्ट मिला। पहली फैक्ट्री सूरत में लगती है, राइट। फिर उसके बाद मछलीपट्टनम ये वगैरह बनती है। तो ये क्या है, एक नरेटिव मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा 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 कुछ हुआ था विद डेट, पूरी सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी होती है, डिस्क्राइब होती है कैसे? हिमालय कैसा है? माउंटेनियस रीजन है। माउंटेनियस रीजन मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगी? गॉर्ज, कैनियन, फिर उसके बाद इसमें आपको हिल स्लोप देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? ठंडे इलाके देखने को मिलेगा। ये क्या हुआ? उस एरिया के बारे में थोड़ी सी क्या है? डिस्क्रिप्शन है, राइट। समझ में आ रही हैं चीज़ें अच्छे से? बस यही है डिस्क्रिप्शन। किसकी? अरे जो नेचर के अंदर है ना, नेचर की डिस्क्रिप्शन है ये, डिस्क्रिप्शन नेचर की है ये। क्लियर? लिख लीजिए। चलें आगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बोला गया कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ये है मदर ऑफ साइंस, ट्रू मदर ऑफ साइंस, जो कि क्या करता है? स्पेस और टाइम को फिल करता है, राइट। लिख सकते हैं यहाँ, इसको नहीं, इस तरीके से लिख लीजिए। ये क्या है? टू मदर साइंस। देखिए यहाँ पे इनका मतलब क्या है? जब भी आप कहीं पे इंटरव्यू देते हैं तो या फिर कभी आप कहीं पे जाते हैं तो आपके घर में आपके मम्मी पापा के बारे में पूछा जाता है, यानी कि आप जो हो, आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये समझने की कोशिश की जाती है। इसी तरीके से जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में आप बात करते हैं कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। फाइनेंशियल क्राइसिस कब हुआ था? 2009 में हुआ, राइट। थोड़ा सा चलते हैं, ध्यान से चलते हैं। 1929 से 31 के बीच में हुआ, फिर 1973 के 74 के बीच में हुआ, फिर उसके बाद 2009 में हुआ। तो ये क्या है? हम बात कर रहे हैं किसकी? इकोनॉमी की, लेकिन कहाँ पे चले गए हम? इतिहास में चले गए, सीक्वेंस में चले गए। तो यानी कि कुछ भी आप बात करेंगे उसका कुछ ना कुछ इतिहास है, राइट। तो इसी के आधार पे कांत ने क्या किया? एक स्कूल को इंट्रोड्यूस किया, जिसको जो स्कूल है इसके अंदर आया एक्सेप्शनलिज्म, एम्पेरिकल अप्रोच। एम्पेरिकल अप्रोच मतलब इसके अंदर आपके ऑब्जर्वेशन होगी, स्टैटिक्स होंगे, जिनके आधार पे आप क्या करेंगे? बातें करेंगे। तो यहाँ पे ये इतना लिख लिया। अब मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, इनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो मैं लिखवा रहा हूँ। वैसे बुक के अंदर तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, आपका समय बचाने के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। आई थिंक कांत ही हो पाएंगे आज, तो इतना सारा कुछ प्लान किया था क्योंकि भाई देखिए आपके कमेंट्स के आधार पे ही मैं ये लेक्चर को थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ। इसका पेस मैंने स्लो कर दिया, क्यों? क्योंकि आपके सवाल यहाँ पे मैं साथ के साथ देख रहा हूँ कि आपके सवाल हैं, इनके बारे में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से इसको थोड़ा सा स्पीड अप लेके चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए कांत ने क्या किया? स्कूल इंट्रोड्यूस किए। यहाँ पे लिख सकते हैं स्कूल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। होते क्या है स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं आपको। आप पहले एक बार क्या करें, इनके बारे में लिख लीजिए। एक्सेप्शनलिज्म और एम्पेरिकल अप्रोच। एम्पेरिकल अप्रोच के बारे में तो पता ही है, ऑब्जर्वेशन ये होती है। फिर इन्होंने क्या बोला कि जो आपकी ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी है वो किसके अंदर डिवाइड होती है? इन्होंने 4-5 चीज़ों के अंदर ज्योग्राफी को डिवाइड किया। सबसे पहले आता है मैथमेटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। पूरा लिख लीजिएगा, पूरा लिख दूँ मैं भी। अब जो ये मैथमेटिकल ज्योग्राफी है ये क्या करती है? इसके अंदर ऑब्वियस ही बात है, नाम से क्लियर है, इसके अंदर इंक्लूड होंगे जैसे कि आपका सोलर सिस्टम, साइज, मूवमेंट, पोजीशन ऑफ अर्थ। लिख लीजिए सोलर सिस्टम, साइज, मूवमेंट, एक्सेट्रा। ये किस में आ जाएगा? आपके मैथमेटिकल ज्योग्राफी के अंदर। ये ज्योग्राफी की हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं क्योंकि और इन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई थी वो हमारे स्कोप में नहीं है ज्योग्राफी के लिहाज से। फिर आती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब जो ये शब्द है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसका मतलब क्या है?
देखिए अभी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इंक्लूडेड है रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल यूनिट। किस तरीके से, अगर यहाँ पे हम बात करें, ये इंडिया है और ये यहाँ पे पाकिस्तान है, ये क्या है, दो अलग अलग एक ज्योग्राफिकल एंटिटी हैं। इन ज्योग्राफिकल एंटिटीज़ को लीड करने की जो ताकत है वो किसके पास में, पॉलिटिकल पावर्स है। यहाँ पे एक अलग पॉलिटिकल पावर है, यहाँ पे अलग है। अब इनका एजेंडा और इनके एजेंडा के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिससिमिलैरिटीज़ है, यही है रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, राइट। एक दो ये हो गए। इसके बाद आता है इनका कॉमर्शियल ज्योग्राफी। कॉमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर क्या आता है, जैसे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट आउट करनी है। इसके अंदर जैसे आपकी जो कॉमोडिटी है वो कहाँ से आ रही हैं, क्या एक पर्टिकुलर रीजन से आ रही हैं, ठीक है। ये आपका आ गया कॉमर्शियल ज्योग्राफी। इसको लेटर ऑन पता हम किस नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये हो गया आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिर उसके बाद आता है आपका मॉरल ज्योग्राफी। अब ये क्या होता है बताता हूँ। मॉरल ज्योग्राफी मतलब भाई एक एग्जांपल लीजिए, अगर मैं किसी को डांट दूँ, मान लीजिए उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उसको डांट दिया, तो कई बार क्या होता है जब आप खाली टाइम में बैठे होते हैं ना, रिकॉल होता है यार उसको डांटना नहीं चाहिए था, उसकी गलती नहीं थी। क्या आती है अंदर से खुद की एक आवाज़ आती है, इसको क्या बोलते हैं मॉरल, हमारी एक अलग से मोरालिटी है। लेकिन जो इनके द्वारा दी गई जो ज्योग्राफी है, इन्होंने क्या बोला कि भाई हर एक जगह पे एक सेट ऑफ पीपल रहते हैं और उनके एक क्या होते हैं, एक ट्रेडिशन होते हैं, उनके खुद के कस्टम्स होते हैं और वहाँ के लोगों के क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। यानी कि इन्होंने तीन चीज़ों की बात की है। सबसे पहले वहाँ के जो लोग हैं उनके कुछ अलग क्या होंगे, तौर तरीके होंगे, कस्टम, और उनके कुछ रीतियाँ होंगी, कुछ रिवाज होंगे, यानी कि उनके हो गए ट्रेडिशंस, वेल एंड गुड। इसके बाद ये बोले कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी कुछ अलग ही काबिलियत होंगी। पहाड़ी एरिया पे अगर कोई लोग हैं तो वो अपने साथ ज़्यादा वजन कैरी करके लेके जा सकते हैं। तो क्या हुई, इनके पास कुछ अलग से कैरेक्टर मतलब कुछ इनके कैरेक्टर ट्रेड होंगे। आज की डेट में इनको क्या बोला जाता है, ये जो मॉरल ज्योग्राफी है, आज की डेट में मॉरल ज्योग्राफी को हम जानते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से। किसके नाम से, ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि भाई जैसे डेमोग्राफी ट्रांजिशन क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ थ्योरी क्या है, तो ये सारी ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाते हैं। माइग्रेशन क्या होता है, सारा इसके अंदर आ जाता है। एक इनके द्वारा दी गई थी थियोलॉजिकल, ध्यान दीजिएगा शब्द के ऊपर, ज्योग्राफी। इन्होंने क्या बोला कि भाई हर चीज़ में लॉजिक ढूंढ के निकालिए, लॉजिक फाइंड आउट कीजिए। तो इन्होंने जो यहाँ पे स्टडी की, ठीक है, ये क्या किया, थियोलॉजिकल प्रिंसिपल के हिसाब से एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में इन्होंने क्या किया, अलग से स्टडी किया है। तो आप अगर इसमें लिखना चाहें इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जो थियोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं वो हुए, चेंज हुए, राइट, डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हुए, इस तरीके से आप लिख लीजिए। जैसे कश्मीर है, वहाँ पे क्या है, ठंड बहुत पड़ती है, तो वहाँ पे जो प्रीचिंग होगी बिल्कुल अलग तरीके से होंगी और वहाँ पे जो पहनावा है बिल्कुल अलग होगा। जैसे देखिए हम बात करते हैं मुस्लिम्स की, मुस्लिम की जो ओरिजिनल जो बोलते हैं ना ओरिजिन स्पेस, वो है आपका मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उससे बचने के लिए वो अपने पूरे शरीर को ढकते थे, राइट, हिजब या फिर वो पूरा जो क्या बोलते हैं बुर्का पहनते थे। लेकिन इंडिया में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। इंडिया का जो क्लाइमेट है बिल्कुल कूल है, उसका टेम्परामेंट सही है। लेकिन क्या हुआ, वो अपने ट्रेडिशन को साथ के साथ लेके आ गए। यहाँ पे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या नहीं हो पाए, चेंज नहीं हो पाए। हर जगह एक्सेप्शन है, तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इनके बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कांत के बारे में। हमारे पास अभी भी 10 मिनट 15 मिनट का समय है, तो हम बोल्ट को कवर कर लेते हैं। चलिए हमबोल्ट को देखिए, फिर होगा कि पता क्या, अगर हम अभी हमबोल्ट को कवर कर लेंगे, रिटर रह जाएगा। रिटर और हमबोल्ट हमेशा साथ पढ़े जाते हैं, एज पर जो हमारी बोलते हैं ना ये परंपरा है, वो दोनों साथ चलते हैं, क्योंकि इनकी जो पढ़ाई है, जो इनकी बोलते हैं ना इन्फॉर्मेशन है, वो हैंड इन हैंड
हाथ डाल के एक साथ चलते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर को अभी क्या करते हैं, रोकते हैं और आपको अगले लेक्चर के अंदर जितने भी यहाँ पे पॉइंट रह गए, जैसे हमबोल्ट हो गए और कौन सा रह गया, हाँ रिटर रहेगा, फिर उसके बाद हमारा पॉसिबिलिज्म रहेगा, पॉजिटिविज्म रहेगा, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, काफ़ी डिटेल में कवर कर लेंगे। अगर बुक डिस्कशन नहीं होती तो ये तीनों नाम अभी क्या होते हैं, कवर हो जाते हैं। तो ये जो अभी हमने किया था ना यहाँ पे कांत से रिलेटेड, इसको क्या करना है आपको और बेहतर तरीके से, बढ़िया तरीके से क्या करना है, समझना है। मैं लेता हूँ आपसे अभी विदा इस लेक्चर के लिए। अगले लेक्चर में आपसे क्या करेंगे, आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तो उस तक क्या करेंगे, आप इस किताब के अंदर बताई गई पॉइंट्स को क्या करेंगे, देखेंगे, और जो जो यहाँ पे पढ़ने वाली चीज़ें हैं उनको अभी आप पढ़ेंगे। हमने कांत के बारे में बात कर लिया, कांत पर्सनैलिटी को ओपन करेंगे, उनको पढ़ेंगे। कोई भी अगर चीज़ समझ में नहीं, वैसे इसके अंदर कुछ समझने वाली बात नहीं है, पढ़ने वाली बात है। जितनी बार पढ़ेंगे समझ उतनी बार आती जाएगी। जियोमॉर्फो, क्लाइमेटो और इनके अंदर क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली होती हैं, पढ़ने वाले थे तभी हमारे काम आती हैं, वो पेपर के अंदर हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आप क्या करें, थोड़ा सा क्या करें, एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए डिटर्मिनिज्म शब्द क्या होता है, किसको डिनोट करता है, बस फिर आप अपने शब्दों के अंदर उसको लिख सकते हैं और वहाँ पे आती है ओरिजिनलिटी आपके सवाल के अंदर, राइट। तो यहाँ से मैं लेता हूँ आपसे विदा। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।